12वें भाव में राहु ने गुरु को देखा है। इस वजह से सकारात्मक माहौल सदैव ही बना रहे, इसकी कोशिश सदैव करनी होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है सौरभ और ये कुंडली आई है बहराइच उत्तर प्रदेश से। ये कुंडली कर्क लग्न की है और सबसे अच्छी बात इस कुंडली में जो एक है वो ये है कि इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा जो व्यक्ति को संपूर्ण चीज़ें देने वाले हो जाते हैं, संपूर्ण चीज़ों के दाता हो जाते हैं। और चंद्रमा अगर शुभग्रह हो और लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं, जिस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नौकरी देने वाले और व्यापार कराने वाले, दोनों ही जगह से व्यक्ति को धन आता हुआ देख रहा हूँ। इस कुंडली में समस्या एक जो मुझे दिख रही है, राहु 12वें भाव में, मंगल की दृष्टि 8वीं, शनि की दृष्टि 10वीं। इस वजह से व्यक्ति जीवन भर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ा रहता है और कई बार वो बहुत पैसे लगाने के बाद उसको आमदनी का एक नया सोर्स या फिर कुछ उसको विजेता बनते देखा जाता है। वैसे चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव और सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव और बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को भाग्य का सुख तो मिल जाता है। माता और पिता से व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जित तो कर लेता है, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र हैं, सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, राशि से धनु राशि से बहुत अच्छा जा भी रहे हैं, तो व्यक्ति में धार्मिकता, बौद्धिकता, न्यायप्रियता ये सब सर्वस्व रहे। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, अधिक माह के जन्मे लोग वैसे भी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। इनका जन्म रविवार को हुआ है, इस वजह से व्यक्ति में दान देने का सद्गुण होता है। वो महोत्सवों के भांति सदैव वहीं अच्छे कपड़े पहनने वाला होता है। और इनकी कुंडली में जो इनका चंद्रमा बैठा वो बहुत ही अच्छा बैठा है। हालांकि यहाँ पे बैठे हैं तो भी वो व्यक्ति को कम से कम साहसी तो बना ही देंगे। और इनका जन्म क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति उसके पास होती है। और करियर वाले भाव में व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा का योग बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ होकर के बैठे, मतलब गुरु और चंद्रमा दोनों ही जगह, यहाँ पे भी गुरु ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। हालांकि वो शत्रु के घर में है, अगर शुक्र द्वितीय भाव में नहीं बैठे होते तो कमजोरी हो सकती थी, लेकिन चतुर्थेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। लेकिन मंगल और शनि के कारण इस भाव को कमजोरी भी मिल रही है, जिसके कारण व्यक्ति का दिमाग एक साथ एकाग्रचित्त नहीं होता है। चंद्रमा और केतु के ग्रहण के कारण व्यक्ति अपने आप पे ही कई बार संशय करने लगता है। और एक बात और भी अगर कह दूं तो नवांशा कुंडली में कर्क राशि का नवांश बना, जिसके अधिपति चंद्रमा 6वें भाव में, यहाँ भी चंद्रमा 6ठे भाव में, कर्क राशि यहाँ भी, कर्क राशि यहाँ भी। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियाँ बहुत आगे जाती हैं। अगर आप हृदय से किसी भी चीज़ को चाह लें तो आपकी कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, जो सदैव ही व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। और सूर्य के साथ बुध का बैठना यहाँ पे व्यक्ति में तार्किकता, बौद्धिकता और लाक्षणिक गुण में वो सदैव ही चिरंतन सुखों का भोक्ता और भाग्यशाली भी होता है। यहाँ पे शनि वर्गोत्तम, यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम, साथ ही साथ यहाँ पे चंद्रमा के साथ केतु का जो ग्रहण दोष है वो ना के बराबर है, क्योंकि 12 डिग्री का अंतर है ना। अगर देखें तो 27 डिग्री के चंद्रमा है, 3 इधर और 15, तो 18 डिग्री का अंतर हो जाता है चंद्रमा और केतु में। इस वजह से ग्रहण है नहीं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में शत्रु तो आते हैं पर वो जीत नहीं पाते, लेकिन व्यक्ति को भी भटकना पड़ता है शत्रुता के कारण। बुध यहाँ शत्रु के घर में बैठे हैं। यहाँ गुरु के साथ सूर्य, व्यक्ति का दाम्पत्य और पत्नी का सुख बड़ा अच्छा होता है। ससुराल से संबंध कमजोर हो सकते हैं, इस वजह से उनके साथ मतभेद ना करें। ससुराल परेशान भी करता है। वैसे एक बात और बता दूं, इस कुंडली को व्यापार ही करना चाहिए। अभी शुक्र के बाद अभी आपकी कुंडली में दशा जो है वो 2025 के जुलाई के बाद आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा, अगर मैं जो समझ रहा हूँ उसमें शनि वाली दशा भी बहुत अच्छी जा सकती है 2025 के जुलाई से। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा और क्रमशः 2037 तक अभी बहुत अच्छी दशा बीतेगी। लेकिन अभी जो दशा चल रही है 2023 के जुलाई से, जो अभी 25 के सितंबर तक चलेगी, अगस्त तक, वो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि महादशा में महादशा का अंतर अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे शनि का बैठना और यहाँ गुरु और सूर्य को देख लेना, ये कमजोरी होगी। यहाँ मंगल तुला के बैठे, ये ठीक नहीं होता, घर में कलह का वातावरण मचाते हैं और कई बार व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है, या कई बार झूठे केस में व्यक्ति को भटकना पड़ता है, या कई बार कुल देवता की उपासना न करने के कारण उसके घर में पारिवारिक कलह का वातावरण बना रहता है। घर से बाहर निकलने से पहले घी का दीपक जला करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करके तब बाहर निकले। नक्षत्र इस कुंडली के लिए स्वाति, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा,
और हस्त ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। ये कर्क लग्न की कुंडली है जो मूलतः चौथे भाव की राशि है, लग्न में बनी है। वर्गोत्तम हो जाने के कारण ये लग्न बलवान हो जाएगा और ये कुंडली भी बलवान हो जाएगी। जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में है, यहाँ पे गुरु त्रिकोण में है, यहाँ वो शत्रु के घर में थे, यहाँ वो अपने परम मित्र के साथ अपनी राशि में जा रहे हैं। पत्नी सत्य बोलने वाली लेकिन चारित्रिक रूप से मजबूत आती हैं और उनके लक्षण बड़े अच्छे होते हैं। भाग्यशाली और पुत्र संतति का सुख देने वाली भी होती है। अभी आपकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, पापकर्त्री में है शनि और मंगल के कारण। इस वजह से माता के स्वभाव और स्वास्थ्य से आपको सामंजस्य बनाना होगा। 12वें भाव में राहु ने गुरु को देखा है, इस वजह से सकारात्मक माहौल सदैव ही बना रहे, इसकी कोशिश सदैव करनी होगी। राहु का प्रभाव चंद्रमा को और मंगल का प्रभाव राहु को प्रभावित कर रहा है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में आए दिन कोई ना कोई दुश्मन बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध से चंद्रमा केंद्र में है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित और कमजोर होती रहती है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में पंचम भाव पे और पंचमेश पंचम में बैठे हैं पर शनि से दृष्ट है, इस वजह से संतति हो तो जाती है पर ऑपरेशन आदि के योग भी बन जाते हैं और कई बार उनसे मतभेद भी संभव है। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में पंचम, छठे और चतुर्थ, छठे और जन्म कुंडली के नवम अष्टम भाव पे है, तो यहाँ पे ठीक रहेगा। क्योंकि अगर शनि है तो कम से कम उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं, ये शनि आपको मेहनत खूब करवाएंगे। इसका अर्थ है कि शनि की दशा वर्गोत्तम होने के कारण अच्छी तो जाएगी, लेकिन ये ग्रह आपसे मेहनत भी वही उतना ही करवा रहा है। तो बजरंगबली की पूजा, और इस कुंडली में वैसे शुक्र अस्त हैं, शनि अस्त नहीं है और बुध अस्त के साथ वक्री हुए हैं। इस कारण से व्यक्ति को निर्णय लेने में गड़बड़ी होती है। वो जल्दबाजीपन की प्रक्रिया से युक्त होकर के अपना कितना नुकसान कर बैठा है उसको स्वयं भी नहीं पता है। दूसरा, इस कुंडली के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पे भी है, शनि की दृष्टि यहाँ पे भी है। शनि मंगल के प्रभाव के कारण कई बार प्रेम में कमजोरी होती है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और समाज में जो नाम अर्जित करना चाहिए उसकी किरकिरी भी होती है। शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में सकारात्मक माहौल कमजोर होते हैं और कई बार व्यक्ति को चल अचल संपत्ति से हाथ भी धोना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, दुश्मन बन जाते हैं, बेवजह का साहस बढ़ाना पड़ता है और अपनी ही ऊर्जा का व्यक्ति गलत तरीके से इस्तेमाल भी करता है। ये इतनी सारी चीजें। एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में जो ग्रह का बल है उसके आधार पर सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, चंद्रमा को भी बल देने की आवश्यकता है। क्योंकि सूर्य की डिग्री वृद्ध बता रही है और चंद्रमा मृतप्राय हो रहे हैं, इस वजह से हमें इन दोनों ही नेत्रों को संभालने की आवश्यकता है। सूर्य और चंद्रमा कुंडली के नेत्र होते हैं। अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाते हैं तो बाकी के ग्रह भी बहुत सारे राजयोगों का परिणाम नहीं देने देते हैं। मंगल वृद्ध हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, बुध बढ़िया है, इस वजह से गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। गुरु का प्रभाव ठीक बैठेगा, इस वजह से इस कुंडली का भाग्य बल सदैव रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद ठीक रहेगा। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है, भवन भूमि का सुख बहुत अच्छा रहेगा। ये कुंडली व्यापार से सफल ज्यादा हो सकती है। रही सही कसर यहाँ पे शुक्र के कारण और गुरु के कारण नौकरी में भी मिल रहा है। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में मृतप्राय है, इस वजह से देवी दुर्गा को लाल पुष्प की माला, देवी दुर्गा को वस्त्र अर्पित करिए और भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। पूर्णिमा का व्रत इस कुंडली में कभी कभी आराम से अगर कर सके तो कर सकते हैं, या कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस कुंडली को कही जा सकती है। राहु और केतु इस कुंडली में कभी भी कमजोर दशाओं में नहीं जाएंगे। इनकी दशाओं में व्यक्ति को सुख मिल सकता है, व्यापार की वृद्धि हो सकती है, भाग्य का लाभ मिल सकता है, माता और पिता को सुख बढ़ सकता है। राहु की दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी है और यहाँ के लिए तटस्थ है, इस वजह से वो मन को व्यथित करने के लिए काफी हो रही है। लग्न के अधिपति का छठे में जाना ठीक नहीं होता, राहु से दृष्ट हैं, किसी भी शुभ ग्रह का उन पे कोई असर नहीं है, इस वजह से हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा को ठीक रखना होगा। धन भाव के अधिपति का तृतीय में जाना मेहनत करवा करके तब धन व्यक्ति को देता है। तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय में शनि के संग बैठना व्यक्ति को व्यापार और पति पत्नी के साथ संबंधों को सोचने के लिए विवश करता है। मैत्री और पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता रहती है। चतुर्थ भाव ठीक बना है पर गुरु अकेले और शत्रु के घर में ठीक नहीं होंगे। हालांकि यहाँ से माता का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। माता थोड़ी बहुत रुग्णता से प्रभावित रहती हैं, उनको रोग रहता है और अभी गुरु की दशा तक ये रहेगा।
पंचम भाव में अकेले मंगल व्यक्ति को संतान के लिए तो ठीक होते हैं, पर कई बार उनसे कलुषित भावों से संपन्न होते हुए देखा जाता है, या कई बार वो मतभेद करते हुए भी नजर आते हैं, या कई बार वो बेवजह के तर्क में भी आपको डालते हैं, या उनके साथ साथ आपको ऊर्जा का क्षरण भी करना पड़ता है और एनर्जी लगानी पड़ती है संबंधों को बनाने में। व्यक्ति को संतान के सुख में कभी कभी गड़बड़ी भी होते देखी जाती है, खास करके जब जन्म कुंडली में पंचम के कारक शत्रु के घर में पंचम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है इसलिए, और कारक भी राहु से दृष्ट हैं। इस कारण से हमें सबसे ज्यादा यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अपने क्रिएटिविटी, अपने मन मस्तिष्क, अपने मंत्र के जप को बल देना चाहिए। छठवां भाव नौकरी दे रहा है, पर चंद्रमा और केतु का ग्रहण नहीं है, लेकिन यहाँ साहसी व्यक्ति बना रहेगा सदैव ही। सप्तम भाव इस कुंडली में ठीक बैठा है, उच्चाभिलाषी है, पर जन्म कुंडली में शनि और राहु का प्रभाव 12 में है, इस वजह से विस्तर का सुख कमजोर होता है और कई बार व्ययातिरेक जीवन में बना रहता है। इसको ठीक करने के लिए अपने व्यय को संतुलित करने के साथ साथ व्यक्ति को गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन भी आवश्यक होगा। अष्टम भाव मेहनत खूब करवाएगा। नवम भाव बहुत बढ़िया बना है, अगर तुला के नहीं बोटे होते ना तो और भी बढ़िया होता। दशम भाव इस कुंडली में पिता के सुख, पिता का ऐश्वर्य, पिता की जो समृद्धि है वो सब जातक के जन्म के बाद मिलती है और वो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। एकादशवां बहुत बढ़िया है, नीचाभिलाषी है, इस वजह से कभी कभी परेशानी दे सकते हैं। वैसे 12वां भाव इस कुंडली का सबसे परेशान भाव बन रहा है, जिसके कारण व्यक्ति आसानी से ऋण में से मुक्त नहीं हो पाता और कई बार वो जब किसी को दे देता है तो वो निकालने में दिक्कत होती है। यह आपकी कुंडली है। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना चंद्रमा के साथ संबंध में बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति यशस्वी है, धनी है, गुणी है, ज्ञानी है, संपन्न है और दूसरों के बारे में सोच सोच करके अपनी ऊर्जा को खत्म करने वाला है। इस वजह से पहले अपने आप को संतुलित करिए, उसके बाद समाज का बोझ उठाइएगा। यहाँ पे शुक्र और केतु का प्रभाव आपको बढ़िया रहेगा। यहाँ बुध और राहु का प्रभाव आपको बेवजह की बातों पे और दिमाग में और कई बार नसों से संबंधित समस्या का कमजोर होना दिखाता है। यहाँ सूर्य और मंगल का यहाँ बैठना बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके कारण व्यक्ति को क्रिएटिविटी और अपने बल और साहस के बल पे अपने कर्म क्षेत्र में आने वाली विषम परिस्थितियों को वो ठीक तो कर लेता है, लेकिन फिर एक वक्त के बाद वो चीज़ें वैसे ही खराब होने लगती हैं। मतलब जब ऊर्जा लगाएंगे तब चीज़ें ठीक होंगी, जब छोड़ देंगे या जब थोड़ा शांत रहेंगे, अब सोचेंगे कि अब ये ठीक हो गया तो फिर वो वैसे ही वो निगेटिव जाने लगती हैं। इस वजह से हमें इस पर ध्यान देना होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस कुंडली में धन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। सूर्यार्घ और रविवार को नमक तो बिल्कुल भी आवश्यक होगा, नहीं खाना है रविवार को नमक। इतनी सारी चीजें हैं। दिशा इस कुंडली के लिए पूर्व बहुत अच्छी रहे। धन कमाने के लिए आप उत्तर दिशा में भी जा सकते हैं। राशियां वृश्चिक और मीन की बहुत अच्छी रहेंगी और इस कुंडली में शत्रुता न करें कन्या, मकर और वृषभ के साथ साथ धनु, मेष और सिंह वालों के साथ। ऋण का लेन देन आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है और अपने हृदय क्षेत्र को परेशान न होने दें। कफ जनित बीमारियां न हो, नेत्रों की समस्या न हो, नसों से संबंधित समस्या न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बात और बता दूं, गुरु के बाद जो शनि की दशा आएगी और जैसे ही 2037 आएगा उस समय एक लाजवर धारण कर लीजिएगा और अभी एक पुखराज भी धारण कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आपके अंदर की धार्मिकता बहुत अच्छी है, आपका दाम्पत्य सुख और उनके बीच के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। नवमांश कुंडली में अगर बुध शत्रु के घर में नहीं बैठे होते तो ये और भी अच्छी बात होती। हालांकि यहाँ मंगल और बुध दोनों ही ठीक नहीं बैठे हैं, इस वजह से विवाह विलंब से या कई बार थोड़े बहुत अनमने तरीके से भी विवाह को बिताते हुए देखा जाता है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में नक्षत्र बताया, दिन सोमवार का और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहे। अंक इस कुंडली के लिए 7 सदैव अच्छा रहे। ये बातें मैंने इतनी बताई। जब कभी भी कोई काम करना हो तो गुरु की दशा और मंगल की दशा को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र की दशा को भी लाभान्वित होते देखा जाता है। परेशानी होगी राहु की दशा में, शुक्र के अंतर प्रत्यंतर में, चंद्रमा और केतु के अंतर प्रत्यंतर में। इसके साथ साथ गुरु में राहु में कष्टदायक समय बीतेगा। सूर्य में शनि का अंतर, शनि में सूर्य का अंतर कष्टदायक हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा में बुध का अंतर प्रत्यंतर, बुध में चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर, ये कमजोरी का कारण बनेगा। इतनी सारी चीजें हैं। अब क्या बता सकता हूँ, दशाओं के क्रम में आपकी कुंडली में आगे आने वाली है शनि की दशा, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मार्केश होंगे और डबल मारक होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं
और मैं समझता हूं कि इन पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, बैठे भी हैं तो 12वें और तीसरे भाव के अधिपति के संग बैठे हैं। इस वजह से उस दशा में मेहनत बाकी रहेगी। उस समय अभिषेक या महामृत्युंजय का जप करवा लीजिएगा। इसके साथ साथ अष्टमी को कम से कम प्रत्येक अष्टमी को शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के भगवान शिव को दूध से अभिषेक करिए। चतुश्लोकी भागवत का पाठ करिए, प्रत्येक दिन सुनिए या पढ़िए अगर हो सके तो। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ इस कुंडली के लिए बहुत आवश्यक होगा। सदैव शाम में गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में वाहन का सुख बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में माता और पिता का सुख बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में पिता चरित्रवान है और पिता अगर अनुशासित हैं तो बहुत अच्छा है। माता के साथ इमोशनल संबंध सदैव ही रहेंगे। इस कुंडली में संतति का सुख थोड़ी कमजोरी के साथ दुरुस्त होकर के ही सही पर मिल जाएगा। इस कुंडली में भगवान का चिंतन सदैव ही बरकरार रहेगा। ऋण मुक्ति में इस कुंडली को तकलीफ होगी। किसी को दे देने के बाद निकालने में दिक्कत होगी। आपकी कुंडली व्यापारिक ज़्यादा है और ये कुंडली घर में कलह का वातावरण भी बना सकती है। इस वजह से शांत रहें। अपनी वाणी को और भी ज़्यादा नियमित रखें। आलस्य की प्रवृत्ति ना पालें। अगर हो सके तो अपने व्यय को और भी ज़्यादा सही तरीके से सही जगह पे लगाएं। ब्राह्मणों को दान दें, मंदिर का दर्शन करें, गाय की पूजा, गाय की सेवा और माता पिता का सत्कार, ये इस कुंडली को बल देगा। क्योंकि कर्क लग्न के हैं आप, इमोशनल ज़्यादा हैं, शत्रु पहचान नहीं पाते हैं, आप बेवजह के झगड़े में फंस जाते हैं। नक्षत्र और लग्न का प्रभाव आपको बेवजह का क्रोध करने वाला और बेवजह के कामों में उलझाने वाला भी बन रहा है। लग्न 0 डिग्री का है। प्रवृत्ति को बल दीजिए, अपने आप को शांत रखिए, चिंतन पे विशेष ध्यान रखिए। अगर हो सके तो अपने आप को किसी गुरु को समर्पित करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।